हेलो बच्चों, आई होप आप सबका जो जेई का जो हमारा टेस्ट 2 था जेई मेंस के लिए वो काफ़ी सही रहा होगा। इसमें जो टोटल जो सिलेबस कवर किया था वो क्लास 12th का था। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हम आगे कि आपने जो मैथ्स अटेम्प्ट की थी उसका जो लेवल था वो था तो काफ़ी मॉडरेट या फिर पिछली बार से थोड़ा हार्ड था। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं डाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम हमारा पास में, हम बच्चों को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक नीचे दी हुई है आप उस पर मेंशन करके वो पूछ सकते हो। सो चलिए देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कि हमें जो फंक्शन एफ एक्स है कुछ ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब हमें बोला है कि वहाँ हमारे पास में कि ये जो फंक्शन f है वो क्या सेटिस्फाई करता है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, अगर कुछ बच्चे जिनको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद है तो उनको तो समझ में आ गया होगा कि एफ एक्स फंक्शन किस टाइप का होता है। और हमें एक जो f की वैल्यू है वो x इज इक्वल्स टू 1 पे वो भी हमें दी हुई है, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि नेचुरल नंबर a है वो क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है एफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एक तो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिंस हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और एफ मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई। ठीक है, सो मैं अगर एफ ऑफ 2 निकालूं तो वो मेरे पास में कितना आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस 1 विच इज़ एफ ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं एफ ऑफ 1 प्लस 2 निकालती हूँ, एफ ऑफ 1 प्लस 2, तो ये कितना होगा, ये होगा मेरे पास में एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, तो ये कितना आएगा मेरे पास में 2 की पावर 3। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ 1 प्लस 9 निकालती हूँ तो ये मेरे पास में कितना आएगा 2 रेज टू पावर 10, क्योंकि तुम देख सकते हो एफ ऑफ 2 2 की स्क्वायर आया, एफ ऑफ 3 3 की 2 की पावर क्यूब आया। ठीक है, सो है ना 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब। और सिमिलरली हम ये जो पैटर्न अगर फॉलो करते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ 1 प्लस 9 कितना आएगा 2 रेज टू पावर 9। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है वो क्या है 2 रेज टू पावर एक्स, ये मेरे पास में एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक, तो मेरे पास में ये एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन आ चुका है। तो अब जो हमें ये जो क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर a प्लस 1 प्लस 2 की पावर a प्लस 2 प्लस 2 की पावर a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। ठीक है, तो हम जब इनको सोल्व करेंगे अब तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आने वाला है 2 रेज टू पावर a और हमारे पास कॉमन क्या आएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 10 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास में अंदर जो आया है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको सीरीज फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ तो इसको लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर a एंड 2 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में क्या था 2 की पावर 4 और 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1। सो हम जब अगर बोथ साइड अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 3, यही हमें निकालनी थी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी
नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है कि कंसिडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स फंक्शन। अब प्रिंसिपल वैल्यू का नाम दे दिया तो मतलब हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही मान के चलेंगे हमेशा कि ये तो 0 to π/2 के अंदर ही घूमेगा x की वैल्यू के लिए। सो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू π/4। ठीक, अब जब मैं tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 1 लिख सकती हूँ π/4 को। π/4 मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, tan इनवर्स 1। ठीक है, सो जब मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं बोथ ऑफ साइड तो मेरे पास में क्या, मैं ये ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल्स टू 1। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से जो मेरे पास में इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इसको जब हम x की वैल्यू के लिए सोल्व करते हैं तो हमारे पास x आएगा, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, अब -1 है तो -1 तो होगा नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू 1/6। सो हमारे पास में ये जो सेट ये ओनली 1 वैल्यू कंटेन करता है, वो कि क्या है, 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स P दिया हुआ है, ठीक है, और Q एक मैट्रिक्स है जो कि वो भी क्या है, 3x3 मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो क्या है, Q, मतलब बेसिकली हमें Q फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास में P नोन है, I3 हमें पता है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही है। ठीक है, सो जब अगर हम Q मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, किससे, Q मैट्रिक्स हमें किससे फाइंड करनी है, इस वाले रिलेशन से। तो क्या हम बता सकते हैं कि ये जो दी हुई है एंट्रीज, मतलब ये तो फिर सिंपल हो गया ना, तो हम क्या करेंगे, हमें P दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि P की पावर 5 है तो सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ, P स्क्वायर। ठीक, सो P स्क्वायर क्या आएगा, P स्क्वायर मेरे पास आएगा 100310931। ठीक है, 100310931। ठीक है, तो अब जब मैं इसको निकाल लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे जो P स्क्वायर जो आने वाला है वो क्या होगा, सबसे पहले तुम देख सकते हो कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, वही पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो तुम जब देखोगे तो ये मेरे पास में कुछ ऐसा आएगा, 10061027661। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें अब हमारे पास में, क्योंकि अब P स्क्वायर जो है, तुम P स्क्वायर को क्या तुम ऐसे देख सकते हो कि P स्क्वायर ये जो हमारे पास में आया है इसकी एंट्रीज हम ऐसे लिख सकते हैं 10006 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 + 3, 1 को तो हमें एज इट इज़ 1 लिख देती हूँ, 0। ठीक है, इसको भी मैं 3 + 3 लिख देती हूँ और 0। और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 27 को, इसको मैं लिख सकती हूँ 1, मतलब 9 + 9 + 9। ठीक है, ठीक, सो अब मेरे पास में जब हम P³ निकालेंगे, P³ जो आएगा, तो जो P³ जो मैट्रिक्स है वो मैं कैसे लिख सकती हूँ, P³ जो मैट्रिक्स होगा वो मेरे पास में कैसा होगा, 1 3 + 3 + 3
और यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा 1 + 2 + 3 इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 + 3 + 3, क्योंकि हम ये सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे, इधर 0 0 0। ठीक है, आगे अब आगे मेरे पास में अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ से मेरे पास में जो p की पावर n है वो किस तरह से आएगा 1 0 0 1 0 1, और इन एंट्रीज़ को मैं लिख सकती हूँ 3n, और यहाँ में जो एंट्रीज़ होंगी उसको मैं लिख सकती हूँ n इंटू n+1/2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मैं p⁵ अगर मैं लिखना चाहूँ तो p⁵ क्या आएगा, p⁵ कुछ ऐसा आएगा 1 3 इंटू 5 15, और यहाँ पे मेरे पास में 135 15 1 1 0 0 0। ठीक है, सो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है q माइनस p⁵ इज इक्वल्स टू i3। ठीक है, अब तुम्हें i3 तो पता ही होगा, सो जो q मेरे पास में आएगा वो क्या आएगा p⁵ प्लस i3। p⁵ ऑलरेडी ऊपर हम देख चुके हैं 1 0 0 15 1 0 135 1 15 1 प्लस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो हम जब तुम इनको ऐड करोगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स Q है वो क्या आने वाला है, Q आएगा 2 0 0 15 135 2 15 0 2। ठीक है, सो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, हमें पूछा है Q21 + Q31 + Q32। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को जब मैं सोल्व करूँगी, ठीक है, सो मेरे पास में Q21 की वैल्यू Q21 की वैल्यू क्या है, Q21 है मेरे पास में 15। ठीक है, Q31 मेरे पास में क्या है 135 अपॉन Q32 क्या है मेरे पास में 15, सो ये मेरे पास में क्या हो गया 10। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे f(x) दिया हुआ है, f(x) मेरे पास में कोई पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक फंक्शन दिया हुआ है। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ कि ये जो गिवन इंटरवल है -1 to 1, तो हमारा f(x) कुछ कैसा दिखेगा। सो f(x) को मैं लिख सकती हूँ f(x) इज इक्वल्स टू अगर मैं x को -1 से 0 के लिए लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ -(x) -1। ठीक है, जहाँ पे x मेरे पास में क्या है -1 से 0 के बीच। उसके बाद में मेरे पास में अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 से 1 के लिए लिखूँ तो इस केस में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 हो ही जाएगा। तो x जब मेरे पास में ये हो, नाउ 2x, और ये मेरे पास में 1 से x 2 के बीच में हो जाएगा। अब आगे x + 2, यहाँ से x किसके बीच में, x 2 से 3 के बीच में, और x + 3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3। वेट अ मिनट बच्चों, इसके अंदर ना एक करेक्शन है, यहाँ पे ये मोड x होगा। ठीक है, ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ पे भी ये मोड x है, दो जगह मोड x है, दो जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ठीक है, ये तो नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऊपर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है,
सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ऊपर से -1 आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से क्या आएगी 0। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब मैं x इज इक्वल्स टू 1 पे देखती हूँ, तो 1 पे क्या वैल्यू है, 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से तो आएगी 1 और राइट हैंड साइड से क्या आएगी 2, तो मतलब 0 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब 2 पे हम देखेंगे तो 2 पे क्या आएगी, 2 इंटू 2 4 और 2 प्लस 2 4, तो मतलब ये तो कंटिन्यूअस हो गया। अब 3 पे देखेंगे तो 3 पे क्या आएगी, ऊपर से 5 और राइट हैंड साइड से मेरे पास में आएगी 6, तो 0 1 3। तो हमारे पास में ओनली 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस इन इंटरवल -1 to 3। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि के बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स, हमें एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि मतलब ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स जो दिया हुआ है, हम देख लेंगे कि फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सो इस फंक्शन के अंदर हमें दिखा हुआ है मोड एक्स, तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मोड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन 0। ठीक है, सो ये जो फंक्शन एफ एक्स है, सो मैं एफ एक्स को कैसे लिख सकती हूँ, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस 2x माइनस पाई cos x when x is greater than 0 माइनस साइन x प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई cos x when x लेस देन 0। ठीक है, सो अब जब मैं एफ डैश एक्स लिखती हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरा, कोस एक्स -1 -2 इंटू एक्स माइनस पाई, हम यहाँ पे यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस कोस एक्स प्लस 1 -2 इंटू एक्स माइनस पाई साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स जब x ग्रेटर देन 0 हो और x लेस देन 0। अब हम x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। x इज इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करते हैं, तो हमारा जब f ऑफ 0 प्लस होगा, मतलब 0 प्लस का मतलब है RHD। ठीक है, सो वो मेरे पास में कितना आएगा, वन माइनस 2 इंटू 0 माइनस पाई साइन 0 0 प्लस 2, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 2, और एफ ऑफ 0 माइनस जो आएगा वो कितना आएगा, -1 प्लस 1 -2 इंटू 0 माइनस पाई साइन 0 0 प्लस 2, तो ये मेरे पास में कितना आने वाला है, ये भी 2। तो मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और बाकी जगह तो हम देख ही सकते हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे भी ये फंक्शन जो x की ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर जो वैल्यूज़ है 1 2 3, उनके लिए तो ये फंक्शन पोलिनोमियल डिफाइन है ही, तो वहाँ तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। सिमिलरली x लेस देन 0 के लिए भी देख सकते हैं हम, तो पीस वाइज फंक्शन में जहाँ पे ये फंक्शन कट होता है, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे, 0 पे हमने देख लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मतलब ये फंक्शन है ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। तो जो सेट के है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 0 एलिमेंट होंगे, मतलब वो सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, मतलब हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, उसमें हमें मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और अब पूछा है कि जी हमें मतलब एफ एक्स डिफाइन है और जी एक्स डिफाइन है। इफ एल्फा इज ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज इक्वल्स टू
मतलब हमारा जो कंपोजिशन फंक्शन होगा मतलब एफ ओ जी। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें दिख रहा है कि हमें किस किस की ज़रूरत है। हमें एक तो कंपोजिशन फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, और एक उसके डेरिवेटिव की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं। तो वो हमारा क्या आने वाला है, एफ ऑफ जी एक्स, ये क्या आएगा, लोगी साइन एक्स, और एक्स की जगह में अगर मैं पुट करूँ जी एक्स फंक्शन, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सो मेरे पास क्या बचेगा, ये माइनस ऑफ एक्स। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम फंक्शंस 11th क्लास का जब हमने ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ करी थी, तो हमने काफ़ी कंपोजिशन फंक्शन कैसे निकालना है इस पर एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर दिया था, तो वो आप देख सकते हो। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव हमारे पास में क्या आने वाला है, एफ ऑफ जी एक्स, इसका डेरिवेटिव मेरे पास में आएगा -1। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि ए जो है, तो ए क्या है, इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू है अल्फा पे, बट डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास में ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू मेरे पास आती है -1, ठीक है। सो ए मेरे पास आएगा -1। सिमिलरली अगर मैं इसका फर्स्ट का यूज़ करके मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ बी की, सो बी मेरे पास में क्या होगा, बी मेरे पास में होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। सो बी मेरे पास में माइनस ऑफ अल्फ़ा आएगा। तो अगर मैं ये अब मैं बाई ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ, तो अगर मैं ए ऑप्शन देखती हूँ, तो ए ऑप्शन में क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया, एक सेकेंड, ए एल, तो पहले तो मेरे पास एक करेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास में ये ए है, और ये क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा, ठीक है। और माइनस बी, ये भी अल्फ़ा है, और ये मेरे पास में ए है, तो ये तो ठीक है। अब नीचे वाले ऑप्शन में सिमिलरली ये मेरे पास में क्या होगा, ए अल्फ़ा स्क्वायर, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस ए माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर। अब ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा प्लस ए, मतलब माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो अगर मैं हमारा ऑप्शन थर्ड अगर मैं चेक करूं, तो मेरे पास में क्या, मतलब ऑप्शन अगर मैं फर्स्ट चेक करती हूँ, तो मेरे पास में ये क्या है, ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। सो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, -1, और अल्फ़ा स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब बी मेरे पास में क्या था, माइनस ऑफ अल्फ़ा, इधर अल्फ़ा, और ए की वैल्यू क्या थी, -1, सो +1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये मेरे पास में क्या होगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और +1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब ये तो गलत है, ठीक है। सो मेरे पास में इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे मेरे पास में 1 है और ये, तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तुम ये चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है, हमें पता करना है कि
ये इसकी वैल्यूज़ किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, बाय यूजिंग दिस हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e x अपॉन e की पावर 2x और log e इंटू x एंड dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e अपॉन x की पावर x log e x इंटू dx, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन लेंगे, वो क्या है, एक तो x अपॉन e की पावर 2x को मैं क्या पुट करती हूँ t, ठीक है। इसको जब मैं यहाँ पे t पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आएगा 2 इंटू एक्स अपॉन ई की पावर 2x log x dx इज इक्वल्स टू dt। ये तो मेरा फर्स्ट है। अब सेकंड जो है वो क्या होगा, सेकंड में लेऊंगी e अपॉन एक्स की पावर x इज इक्वल्स टू यू। तो जब मैं इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, e अपॉन एक्स इंटू log x dx इज इक्वल्स टू du। अब जब इसको हम हमारे इंटीग्रल में हम पुट करते हैं तो मेरे पास ये क्या आने वाला है, तो मेरे पास ये आएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1 इंटू 1 अपॉन ई स्क्वायर, क्योंकि लिमिट भी चेंज होगी ना हमने, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा x के अंदर जो इंटीग्रेशन था उसको हमने t में चेंज कर दिया, और यहाँ पे आएगा dt प्लस 1 to e, और यहाँ मेरे पास में आने वाला है du। इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरे पास आएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई, विच इज़ इक्वल्स टू 3/2 माइनस ई माइनस 1 अपॉन 2e स्क्वायर। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन है मेरा ऑप्शन डी, ओके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स टू अदर वर्टिसेस ऑन द पैराबोला y इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर सच दैट द रेक्टेंगल लाइज इनसाइड द पैराबोला इज। सो हम देख लेंगे, मतलब हमें क्या बोला है यहाँ पे, लाइज इनसाइड द पैराबोला, तो ये कुछ ऐसा आएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइड में, ठीक है। और जो लाइन होगी मेरी अंदर, मतलब जो रेक्टेंगल्स होगा, रेक्टेंगल कैसे बनेगा मेरा, ये और एक ये, ठीक है। तो सो मेरे पास में आने वाला है सी, इसको मैं नाम दे ABCD, मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये मेरे पास में पॉइंट है 0 to 12, ये y एक्सिस पे, ठीक। और a मेरे पास में क्या होगा, a मैंने t और पैराबोला पे कोई पॉइंट है तो इसको मैंने, ये क्या होगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया मैं कैसे लिख सकती हूँ, रेक्टेंगल का एरिया आएगा t इंटू 12 माइनस टी स्क्वायर। तो a मेरे पास में क्या आएगा, a आएगा 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमा निकालने के लिए हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट करके। सो a डैश मेरे पास में आएगा, a डैश आएगा 12 माइनस 3t
स्क्वायर। तो यहाँ से अगर तुम a डैश टी इज इक्वल्स टू 0 करते हो तो मतलब 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मेरे पास t इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, प्लस माइनस 2। ठीक है, सो मेरे पास ये जो पॉइंट है a पे, तो ये a मेरा कुछ कैसा होगा, 2 इंटू 8। ठीक है, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया 12 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 32। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट मेरे पास में क्वेश्चन है, हमें बोला है कि एफ बी ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3/4 एफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगी, सबसे पहले मैंने ले लिया कि मेरे पास ये जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है और एफ डैश एक्स को मैंने ले लिया। ठीक है, और dy बाई डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ एफ डैश एक्स। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, तो ये जो हमें एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अब, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3/4 y अपॉन एक्स। मोर ऐसे तुम लोग को समझ में आ जाए, ऐसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या से लिख सकती हूँ, 3/4x y इज इक्वल्स टू 7। तो क्या तुम अब देख सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको तो हम सोल्व करते हुए आ ही रहे हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आने वाला है, आई एफ क्या आएगा, ई रेज टू पावर 3/4x इंटू डी एक्स। सो ये मेरे पास में कितना आएगा, x की पावर 3/4। ठीक, सो अब हम आगे सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, y इंटू एक्स की पावर 3/4 और इधर क्या था मेरे पास में 7 इंटू एक्स की पावर 3/4 डी एक्स प्लस सी। ठीक, सो अब मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, y इंटू एक्स की पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की पावर 7/4 प्लस सी। सो मैं लिख सकती हूँ इसको, y को मैंने क्या लिया था एफ एक्स, तो एफ एक्स मेरा क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस सी इंटू एक्स की पावर माइनस 3/4। ओके, सो अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, हमें पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और हमारे पास जो अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, x इंटू एफ ऑफ 1/x। सो ये मेरा क्या आएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस x। अब मैं इस फंक्शन के अंदर ये एफ एक्स है तो एफ ऑफ 1/x ही तो लिखना है मुझे, तो 4/x प्लस सी इंटू एक्स की पावर माइनस 3/4। सो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, 4। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन है एक्सिस्ट एंड इक्वल टू 4। नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग्स द वेक्टर। तो कोई भी हमारे पास में प्लेन है जो कि ये दो वेक्टर कंटेन कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो अगर ये दो वेक्टर कंटेन कर रहे हैं तो इसके अंदर इस प्लेन के जो नॉर्मल जो प्लेन है, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब इनके नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, इनके नॉर्मल वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, एन कैप इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और तुम जब इसको मैट्रिक्स बना के आई जे के फिर तुम लिख के इसको निकालोगे तो ये जो हमारे पास में नॉर्मल वेक्टर है वो क्या आने वाला है, ये आएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारा।
तो अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ जो हमें जो वेक्टर दिया हुआ है, कौन सा, ये जो वेक्टर हमें गिवन है इसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है ऑन ये जो हमने एन कैप निकाला है इस पे, ठीक है। सो हमारे पास जो नया जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ टू आई प्लस 3j प्लस के ऑन एन कैप, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2i प्लस 3j प्लस के 2i माइनस 2j प्लस के अपॉन इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरे पास आएगा 3/√6 विच इज √3/2। ओके, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास में क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट पूछा हमें एक लाइन दी हुई है और हमें बोला है कि ये लाइन एक तो ये जो हमारा प्लेन है फर्स्ट प्लेन इसको इंटरसेक्ट करती है पी पे, ठीक है, और इस प्लेन को इंटरसेक्ट करती है क्यू पे, तो हमें पी क्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये जो लाइन है तो ये अगर इसको इंटरसेक्ट करेगी तो हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम अगर लाइन पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो हम कैसे करेंगे उसको, लाइन पे कोई भी पॉइंट हमें कैसे कंसीडर करना होता है कि हमने मान लिया कि हमारे पास में ये जो x माइनस 3/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/-1 है इज इक्वल्स टू है लैम्डा, ठीक है। सो लाइन पे कोई भी पॉइंट है तो मैं ये किस तरीके से होगा, 3 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 2 और माइनस लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट वाला जो प्लेन है इसको काटता है पी पे, तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये फर्स्ट प्लेन को सेटिस्फाई करता है मेरे पास तो मेरे पास क्या आने वाला है, 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 है तो हमारा जो पॉइंट P है वो इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास में ये पॉइंट P है ये क्या आने वाला है, 9, 6 एंड -1, ठीक। सिमिलरली अगर मैं दूसरा जो हमें प्लेन दिया हुआ है इसके अंदर ही हमारा जो लाइन पे जो पॉइंट है इसको मैं सेटिस्फाई करवाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16। यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो मेरे पास में लैम्डा क्या आने वाला है, 1। तो जो पॉइंट Q है वो मेरे पास क्या होगा, पॉइंट Q जो आएगा वो है 6, 4, 0। तो हमारे पास पॉइंट P भी आ गया और पॉइंट Q भी आ गया, ठीक है। तो PQ निकाल सकते हैं, PQ तो निकाल सकते हैं ना, दोनों पॉइंट आई गए तो PQ मेरे पास में क्या होगा, PQ को मैं क्या लिख सकती हूँ, PQ पॉइंट कैसे आएगा, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 14। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, ओके। अब नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एन एडमिशन टेस्ट ए कैंडिडेट इज गिवन टू ए 50 प्रॉब्लम्स टू सोल्व। सो हमारे पास n इज इक्वल्स टू टोटल हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स हो गई, 50, ठीक।
if the probability that the candidate can solve any problem is 1/2, then probability that he is unable to solve less than 2 problem. So हमारे पास में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि टोटल जो हमारे पास में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो कितनी है 50. तो हमने क्या लिखा कि हमारे पास जो टोटल प्रॉब्लम्स हैं, टोटल प्रॉब्लम्स वो कितनी है 50. ठीक है. और जो हमारे पास में अनसोल्व प्रॉब्लम्स हैं, नंबर ऑफ अनसोल्व प्रॉब्लम्स हैं वो कितनी होंगी, अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स वो मेरे पास में कितनी है x. ठीक है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम कितनी है 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या होगी मेरे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज 1 - 1/2 विच इज ऑल्सो 1/2. ठीक है. सो हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट ही इज अनेबल टू सोल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम. सो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है px लेस देन 2, जो क्या होगा p एट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस p एट x इज इक्वल्स टू 1. तो ये तो सिंपल है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, nc 0 p की पावर 0 एंड q की पावर p की पावर n एंड q की पावर 0 प्लस nc1 p की पावर n माइनस 1 एंड q की पावर 1. ठीक है. सो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ 50c0 1/2 की पावर 0 एंड 1/2 की पावर 50 प्लस 50c1 1/2 की पावर 1 एंड 1/2 की पावर 49. सो बेसिकली जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास ये आएगा 51 इंटू 1/2 की पावर 50. सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, हमें दिया हुआ एक मैट्रिक्स. ठीक है. तो क्या हम देख सकते हैं ये मैट्रिक्स कौन सा है, 3x3. 3x3 का मैट्रिक्स है. और क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और ये 3x3 भी है. तो मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा. ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट है. ठीक है. तुम्हें टेस्ट के अंदर सही दिया हुआ है, ये मेरे पास पीपीटी में ही गलती हुई है, जितनी भी पहले जो भी हुई है या अब जो भी हुई है. तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा अल्फा एंड बीटा होगा. सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए. क्योंकि मेरे पास इस केस में डिटर्मिनेंट क्या आता है 0. हमें पता है कि कोई भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो क्या होता है 0, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0. अब हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 64. अब मैं क्वेश्चन नंबर 64 अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये हमें दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, और हमें एक अंदर भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ठीक. तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, हम सबसे पहले 1 बाई 1 इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो इनर जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ. ये जो इनर एक्सप्रेशन है इसको मैं अलग से लिखूंगी. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √3/4 प्लस कोस इनवर्स √12/4 प्लस सेक इनवर्स √2. ठीक है. तो ये जो हमें दिया हुआ है इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, ठीक है, जो कि मेरे पास में ये जो 2 माइनस √3 की पावर ये भी 1/2 हो जाएगा. ओके. सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स 4 माइनस 2
2√3/8, ऊपर नीचे में मैंने 2 से ही तो मल्टीप्लाई किया है। इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ cos इनवर्स 2√3/4 प्लस sec इनवर्स √2। तो ये जो अंदर मेरे पास में ये क्या आएगा, साइन इनवर्स, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास में 4 - 2√3 है, और अगर मैं इसको क्या लिख दूँ, 3+1 लिख दूँ, 3+1 लिखूँगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ किसके स्क्वायर में, √3 - 1 के स्क्वायर में, और नीचे मेरे पास में जो 8 है इसको मैं लिख सकती हूँ 2√2 प्लस ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √3/2 प्लस सेक इनवर्स √2, तो π/4 होता ही है। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, इसको मैंने लिखा, मतलब ये अंदर भी तो है, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास में साइन इनवर्स √3 - 1/2√2 प्लस π/6, कोस इनवर्स 3/2, √3/2 क्या होता है, π/6 प्लस π/4। ओके, सो मेरे पास में ये क्या आएगा, साइन इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/√2, मतलब जब मैं इनको अलग अलग लिखूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, इसको 2 - 1/2√2 प्लस π/6 प्लस π/4, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइन इनवर्स साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, ठीक है, कोस π/6 माइनस साइन π/6 एंड कोस π/4, इसके फॉर्मूले में इसको लिखा जा सकता है प्लस π/6 प्लस π/4, ठीक है। सो ये मेरे पास में किसका फॉर्मूला बन गया, ये मेरे पास बन गया साइन इनवर्स साइन π/4 माइनस π/6 प्लस π/6 माइनस π/4। सो ये क्या बन, ये टोटल मेरे पास में क्या आएगा, 0, ठीक है। सो ये अगर मेरे पास में 0 आ गया, सो अगर मेरे पास में ये इनर 0 है तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बचा, कोस इनवर्स कोट 0। सो मेरे पास अब जो नया जो फंक्शन बचा हुआ है वो कितना है, कोस इनवर्स कोट, अंदर क्या बचा 0, और कोट 0 क्या होता है मेरे पास में, कोट 0 क्या होगा, वो भी 0 होगा। सो कोस इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, +1 होती है ना, मैं गलती क्यों कर रही हूँ, +1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो दिया हुआ है एक फंक्शन f, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें f(x) दिया हुआ है, हमें g(x) दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, f(g(x), ठीक है। f(g(x) हमें निकालना है, और उसके बाद हमें देखना है कि जो f(g(x) है वो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले f(g(x) है, तो g(x) हमारे पास में क्या है, 1/x², तो x = 0 पे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गई। यहाँ पे क्या था, f(g(x) क्या है, 1/x², सो x = 0 पे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब मैं देख लूँगी कि f(g(x) क्या होगा अपना, f(g(x) 1/1x² -1 एंड 1/x² -2, ठीक है। तो इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, x⁴ अपॉन 1 - x² और 1 - 2x²,
ठीक है। सो एफ ऑफ जी एक्स मेरे पास में ये कहाँ कहाँ डिसकॉन्टीन्यूस होगा, जहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो और 1 माइनस 2x स्क्वायर ज़ीरो हो। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो क्या होंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू एंड 0। तो ये फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि f हमारा r से r में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई है, ये कुछ ऐसे डिफाइन है, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें क्या दी हुई है, 0। ठीक, तो हमें बताना है कि द वैल्यू ऑफ F20 क्या होगी। एक सेकेंड, यहाँ पे करेक्शन है कि ये हमारे पास में f ऑफ 0 है, ठीक है, f ऑफ 0 है ये मेरे पास में, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, f ऑफ 20 की। ठीक है, हमें f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 10 था, सॉरी, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 10 है, हमें वैल्यू बतानी है f ऑफ 20 की। ठीक, सो ये जो हमें एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन मोड x माइनस y का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस y। वहीं किधर मैं ले जाऊँगी तो ये क्यूब लिखा जाएगा ही, ठीक है। लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस एच, जहाँ पे h मेरा क्या है, टेंडिंग टू 0, मैंने ये एजम्पशन किया, तो यहाँ से लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी एक 2 आएगा, ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x माइनस x प्लस एच का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 x माइनस x प्लस एच। ओके, तो अब मेरे पास में जो बचेगा वो क्या है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन मोड h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एंड मोड h। ठीक है, तो ये मेरे पास में जो एक्सप्रेशन है इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मोड ऑफ f डैश x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास में जो आएगा वो क्या है, f डैश x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर जो f डैश x है वो क्या है, 0, मतलब f डैश x 0, तो मतलब फंक्शन हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर फंक्शन मेरा कांस्टेंट है तो मेरे पास में अगर f ऑफ 0 की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो मतलब f ऑफ 20 की वैल्यू भी क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट मेरे पास दिया हुआ है कि f एक पॉजिटिव फंक्शन है और हमें i1 दिया हुआ है और i2 दिया हुआ है, और हमें कंडीशन दी हुई है कि 2k माइनस 1 है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैं लिख लेती हूँ कि i1 क्या होगा, ओके, सो मेरे पास में i1 है वो क्या है
k माइनस 1 टू k तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारा I1 क्या होगा। तो हमें एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि क्या हुआ है, ए लिमिट फ्रॉम a टू b fx dx। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट फ्रॉम a टू b a प्लस बी माइनस एक्स टू डी एक्स। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है जिसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसको कैसे लिखेंगे, I1 को 1 माइनस के, I1 मेरा K2 1 माइनस के है, सॉरी, ठीक है। सो I1 मेरा क्या है, I1 है 1 माइनस K2 के, लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स है। ठीक है, सो 1 माइनस के प्लस के माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस के प्लस के माइनस एक्स इंटू 1 माइनस के प्लस के माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं I1 को सिंप्लीफाई करूं तो I1 मेरा क्या होगा, 1 माइनस के टू के 1 माइनस एक्स इंटू एफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मैं I1 को क्या लिख सकती हूँ, I1 को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस के इंटू के एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 1 माइनस के इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। सो ये मेरे पास में क्या है, I2 और ये क्या है, I1। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, 2I1 इज इक्वल्स टू I2। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, I2 अपॉन I1। तो I2 अपॉन I1 कितना हो जाएगा, I2 अपॉन I1 हो जाएगा 2। ठीक है, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मेरे पास में दिया हुआ है ax प्लस बी अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी फॉर ऑल पॉजिटिव x। तो हमें बताना है कि ये कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें fx क्या कंसिडर करूं, fx अगर मैं कंसिडर करती हूँ ax प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी। और हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा ए बी सी है वो है ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स वो होने वाला है मेरा ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का तो 0 होगा ही। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं। सो एफ डैश एक्स अगर मैं 0 करूं, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास में क्या आने वाला है, a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू b बाई ए। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू b बाई ए है। और अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी तो एफ डैश एक्स मेरा कुछ आएगा माइनस, मतलब पॉजिटिव 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो मतलब हमें जो वैल्यू मिलने वाली है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको, एफ स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको क्वाड्रेटिक में पुट करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, a इंटू
रूट ऑफ बी बाई ए प्लस बी ए अपॉन बी माइनस सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 2 इंटू ए बी की पावर 1/2 इज़ ग्रेटर देन सी। और यहाँ से मेरे पास में क्या आता है, ए बी इज़ ग्रेटर देन सी स्क्वायर बाई 4। ओके, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आपने एक चीज नहीं पूछी कल। सो मेरे पास में यहाँ पे है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सो अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, dy इज इक्वल्स टू m। ठीक है, और d2y मेरे पास में क्या आने वाला है, ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब ये d2y क्या हो जाएगा, 0। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें है, यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसा कि d2y प्लस माइनस 3dy माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 4x। ठीक है, सो d2y मेरे पास में क्या हो गया, 0 माइनस 3dy है, तो यहाँ पे मेरे पास में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस 3m माइनस 4 y मेरे पास में क्या है, एम एक्स प्लस सी माइनस 4x। ठीक है, तो अब मैं अगर कंपेयर करूँ x की पावर तो मेरे पास क्या आने वाला है, माइनस का 4m इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड माइनस 3m माइनस 4c इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से मेरे पास आएगा m इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 3/4। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमें 3 स्ट्रेट लाइन दी हुई है मतलब हमें स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें निकालना है कि सबसे पहले अगर ये अब इसके पैरेलल होगी तो स्ट्रेट लाइन हमें इस फॉर्म में दी हुई है, तो तुम सिंपल ये याद रखो। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है, तो बनाना मैट्रिक्स और उसका निकालना डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर लाइन इस फॉर्म में हो तो यहाँ पे x और y के जो कॉफिशिएंट है, मतलब 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 एंड 4 2 माइनस 1 और m। अब तुम्हें बताना है कि ये किसके, मतलब ये अगर पैरेलल होगी तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो जब मैं इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करती हूँ तो मेरे पास ये आने वाला है m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब m इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द कंटेंट माइनस एजेस ए बी सी इज 5। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि द बॉक्स ए बी सी, ये जो ये वेक्टर्स हैं, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय द कंटेंट माइनस एजेस ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी माइनस ए। तो ये मेरे पास में कितनी होगी, ये होगा 1/6 ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास में 1/6 इंटू, ये इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, ये मुझे निकालना है।
ठीक है, तो ये कितना होगा 2/6 इंटू 5। बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया इसको। सो हम देखेंगे अब ये क्वेश्चन कि हमें दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय द कंटेंट माइनस एजेस ए बी सी इज 5, ठीक है। सो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं 1/6 ए बी सी इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा कि द बॉक्स ए बी सी जो होगा, ये वेक्टर्स हैं, ये कितना हो गया 30, ठीक है। अगर ये मेरे पास में 30 है तो अब मैं वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड पैरेललोपाइड निकाल सकती हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड पैरेललोपाइड, ये मेरे पास में कितना होगा, ये जो एजेस दी हुई है v इसके इक्वल होगा, इनको मैं लिख सकती हूँ ए बी सी प्लस बी सी ए। सो ये कितना है 2 इंटू ए बी सी, तो 2 इंटू ए बी सी मतलब 2 इंटू 30 कितना हो गया 60। तो मेरे पास ये जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा 60। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x, ठीक है, और हमारे पास में क्या है ln x अपॉन x है, ठीक है। तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है, तो मैं कंसिडर करूँगी कि लेट ln x इज इक्वल्स टू t, कंसिडर ln x इज इक्वल्स टू t। तो मैं बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt, ओके। तो अब मैं इस इंटीग्रेशन को कैसे लिख सकती हूँ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू इन्फिनिटी f थोड़ा जल्दी में e रेज टू पावर t प्लस e रेज टू पावर माइनस t इंटू टी डी टी, ठीक है। अब जो मेरे पास में ये जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में है, i -a/a और जो सम फंक्शन इंटू डी टी, और हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या, ये ओड फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं t की जगह -t पुट करती हूँ तो मेरे पास ये कुछ ऐसा आएगा f ऑफ e रेज टू पावर माइनस टी प्लस e रेज टू पावर टी एंड माइनस टी डी टी, ठीक। तो अब माइनस साइन और, सो जब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से, क्योंकि ये ओड फंक्शन है तो हमें पता है इसका आंसर क्या होने वाला है 0, ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा 0। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, हमें एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें जो जिस तरीके से ये दिया हुआ है जो डिफाइंड जो है, तो मैं क्या पुट करूँगी इस एक्सप्रेशन के अंदर, हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है 2f(x + y) प्लस f ऑफ x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 ऑफ fx प्लस 3 ऑफ fy प्लस 2xy, ठीक है। तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँ, फिर अब एफ डैश, तो मेरे पास में यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं एफ डैश एक्स अगर मैं निकालती हूँ तो एफ डैश एक्स मेरे पास में क्या आएगा, एफ डैश आएगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। और यूजिंग द अबव एक्सप्रेशन मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस 3fh प्लस 2xh अपॉन 2h, ठीक है।
सो मैं फर्दर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन 2h प्लस 3/2 लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ h अपॉन h प्लस x। हाँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू एफ डैश एक्स प्लस ये कितना हो गया, एफ ऑफ एच अपॉन एच, ये 0 हो जाएगा तो प्लस एक्स बचेगा। सो एफ डैश एक्स मेरे पास में क्या आने वाला है, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स जो मेरे पास में आएगा वो क्या आएगा, 2x। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया था, एफ डैश एक्स क्या लिया था, 0, और ये इसके इक्वल ही है ये किसके इक्वल था, एफ डैश एक्स के। ठीक है, सो एफ डैश एक्स मेरे पास में क्या आ गया, 2x। सो यहाँ से मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ 10 क्या होगा, 100। ठीक है, एफ ऑफ 10 मेरे पास में 100 है, तो एफ डैश 10 मेरे पास में क्या होगा, 20। तो टोटल कितना हो गया, ये 120। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और हमें बोलना है कि ए बी सी डी नॉट ऑल साइमल्टेनियसली 0, कम्यूट फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हमें बोला है कि ए बी सी डी नॉट ऑल साइमल्टेनियसली 0, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्योंकि कम्यूट करते हैं, तो हमें पता है कि कम्यूट करेंगे तो मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, और जब तुम ए बी को बी ए के इक्वल जब तुम पुट करोगे, है ना, तो इस केस में जब तुम उन दोनों को कंपेयर करोगे ए बी और बी सी को, तो ए बी मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, ए बी मेरे पास आने वाला है a प्लस 2c 3a प्लस 4b 4c, b प्लस 2b और 3b प्लस 4d। a प्लस 3b c प्लस 3d 2a प्लस 4b और 2c प्लस 4d। ठीक है, इस केस में अब जब मैं इनको कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास आने वाला है एक तो d इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। जब मैं इनको सोल्व करूँगी तो मेरे पास जो फर्स्ट रिलेशन आएगा वो क्या है, b इज इक्वल्स टू 2c अपॉन 3। एक मेरे पास आएगा d इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, एक आएगा b इज इक्वल्स टू 2 d इज इक्वल्स टू ए प्लस 3b/2। तो यहाँ से मेरे पास में जो हमें पूछा एक्सप्रेशन d माइनस बी अपॉन ए प्लस सी माइनस बी है, वो क्या आएगा, d माइनस बी अपॉन d माइनस बी, जो कि क्या आएगा 1। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन मतलब इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, हमें एक ए जो हमें सेट दिया हुआ है, ठीक है, और R1 R2 दो रिलेशंस डिफाइन है। ठीक है, तो R1 जो है वो हमारे पास में क्या है कि R1 वो जो पेयर्स हैं कि मतलब B इज डिविजिबल बाई A होगा। ठीक है, सो मैं R1 को कैसे लिख सकती हूँ, हमारे R1 के एलिमेंट्स कैसे होंगे, R1 के एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 120 2 2 2 4 एंड 220। ठीक है, R2 क्या है, R2 मतलब A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B। इसमें तो मेरे पास में 20 तक है, तो मतलब और भी एलिमेंट्स आएंगे ना, जैसे 3 3 3 6
318, 4 4, 420 तक, 5 5, 5 10, 5 15, 5 20, 6 6, 6 12, 6 18, 7 7, 7 14, 8 8, 8 16, 9 9, 9 18 और 10 10, 10 20। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे आएंगे। और R2 हमारे पास में A इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B। ठीक है, A इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B है, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास में A इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B, तो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा? R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा कुछ कैसा होगा? 1 1, 2 2, 20 20, कुछ ऐसा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 20। तो मतलब R1 माइनस R2 क्या होगा? R1 माइनस R2 आएगा R1 माइनस R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये क्या होगा? 40। R1 में कितने एलिमेंट्स थे? 66 माइनस 20, तो ये मेरे पास क्या आएंगे? 46। सो ये जो हमारा सेट है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास में टोटल R1 माइनस R2 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 46। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है उसमें भेज सकते हो। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हमने जहाँ भी करेक्शन करे हैं, ये करेक्शन सिर्फ यही है। आपके टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो कम्प्लीटली करेक्ट है, आप दोबारा जाके भी देख सकते हो। सो थैंक यू।